नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात कर रहे हैं तबादले के मौसम में। बदलियां तो नहीं हो रही हैं, लेकिन बदलियों की बरसात की उम्मीद जरूर की जा रही है। आज हम इसलिए इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत जल्द जो हमारे शिक्षक हैं उनके तबादले शुरू हो जाएंगे। अभी तक उनको इसलिए थोड़ा सा रोका गया था कि वो जनगणना के काम में लगे हुए थे। सवाल ये कि जनगणना के काम में तो वो अपनी जगह हैं, लेकिन जितने सारे नियम बना दिए हैं उन नियमों के आधार पर मास्टरों की, शिक्षकों की और उच्च श्रेणी शिक्षक जो होते हैं हाई स्कूल के, उनके तबादलों में बहुत दिक्कत आने वाली है। उसकी वजह ये कि जो नियम बना है उसमें ये कि मास्टरों की खुद की उपस्थिति 90% होना चाहिए। अब 90% उपस्थिति नहीं होगी तो आप ट्रांसफ़र के हकदार नहीं होंगे। इसके साथ साथ ये भी उसमें कहा गया है कि अगर आपके कामकाज के 3 साल नहीं हुए पदस्थापना के, तो भी आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो ये 2-3-4 बातें इस पर हम विस्तार से बात करेंगे कि नियमों की इतनी बारीक लाइन खींच दी गई है कि उसके चलते ट्रांसफ़र के सीज़न में जो ज़रूरतमंद शिक्षक हैं जिनकी आवश्यकता, वो तबादले का लाभ ले पाएंगे या सुविधा का लाभ उठा पाएंगे या नहीं, इस पर काफ़ी जद्दोजहद होने वाली है। इसी पर विस्तार से चर्चा। हमारे साथ जुड़ गए हमारे 3 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं संविदा अधिकारी कर्मचारी संघ के श्री रमेश राठौर जी हमारे साथ स्टूडियो में। रमेश जी, आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी है संदीप पाठक जी स्टूडियो में। संदीप जी, आपका भी स्वागत है। और फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं सोशल और जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रमेश जी आपके साथ करना चाहते हैं। वैसे तो क्लास 1 ऑफिसर्स के तबादले साल भर ही होते हैं आमतौर से, IAS IPS के तो कोई सीमा होती नहीं है, लेकिन पूरे साल प्रतीक्षा करते हैं लोग कि गर्मी का मौसम आएगा जब स्कूल में छुट्टियां लगेंगी और सरकार 15 दिन से 1 महीने के बीच तबादलों पर से बैन हटाएगी। ये जो प्रतिबंध हटने का जो मौसम है वो सबके लिए उत्सव की तरह है। ज़रूरतमंदों के लिए भी उत्सव की तरह है और जो इस पर धंधा करते हैं उनके लिए भी उत्सव की तरह है। बहुत पहले पाठक जी इस बात से सहमत होंगे, इसको तबादला उद्योग भी कहा जाता है, लेकिन कुछ सालों से तबादला उद्योग में थोड़ी सी रेटिंग गिरी है, कम हुई है। तबादले कई बार वो CM के पास तक जाते हैं और फिर वो जिस समिति के पास जाते हैं वो फैसले नहीं करती, तो कई बार मामले लटके रहते हैं। तो लेकिन ये जो मामला अभी हम जिस पर बात कर रहे हैं, 19 जून से शिक्षकों के तबादले शुरू हो जाएंगे और 23 जून तक मेरे ख्याल से उसकी आखिरी तारीख रखी है। तो 19 से 23 जून कितना कम समय है, और इतने कम समय में ऑनलाइन वो आवेदन भी करें, फिर जितनी सीमाएँ बना दी है उस सीमा का पालन भी करें, तब जाके वो आवेदन एक्सेप्ट होगा ऑनलाइन पर। और उसमें थोड़ी बहुत भी अगर कहीं त्रुटि आ गई टेक्निकली कि नेट नहीं चल रहा है, कोई और दिक्कत है, सर्वर डाउन हो गया है, बहुत सारी परेशानियां, तो ये भी उसमें दिक्कत आएगी। उम्मीद करते हैं कि ये 23 जून की तारीख तो बढ़ेगी, सरकार तारीख बढ़ाती है, फिर वो 30 जून तक जाएगी, फिर हो सकता है कि 5, 7, 10 जुलाई तक भी जाए। लेकिन नियम का जो मामला है वो बड़ा पेच फंसा है। उसमें क्या सच में जो ज़रूरतमंद शिक्षक हैं वो लाभान्वित हो पाएंगे, तबादले का लाभ उठा पाएंगे? पहले आपकी राय, फिर मैं आऊँगा संदीप जी के पास। देखिए, इसमें सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि पूरे प्रदेश के अंदर 3.5 लाख शिक्षक हैं। पूरे 3.5 लाख शिक्षक होने के कारण और इसमें जो अगर उच्च शिक्षा के जो हाई स्कूल के जोड़े तो 4.25 लाख हैं। 1 लाख हाई स्कूल के हाँ, भी हैं, तो प्राइमरी, हाँ, मिडिल और 4.25 लाख जी के लगभग अपन मान लें जी कि पूरे प्रदेश में 4.25 लाख 4.5 लाख के लगभग शिक्षक हैं। जी लेकिन जो सबसे बड़ी प्रक्रिया जो होती है कि सबसे पहली बात तो जो विभाग है उसके पास पदों की जानकारी नहीं होती। जब बेन खुलता है, तबादले खुलते हैं, तो वो पत्र लिखते हैं कि आप निचले स्तर से जानकारी मांगते हैं, सत्यापित प्रतिलिपि वो पोर्टल पर एंट्री करने का बोलते हैं कि भैया कि आप इस पे पोर्टल पे एंट्री कीजिए कि कितने पद खाली है, कितने रिटायर्ड हो गए, कितने सेवानिवृत्त हो गए, कितने की डेथ हो गई। तो इस प्रक्रिया में काफ़ी विलम्ब होता है। और चूंकि ये पोर्टल के कभी कभी खुलता है, इस मामले को लेके पोर्टल हमेशा साल भर खुलना चाहिए जिसकी जानकारी वो उस पर फीड कर दे। और क्या कहते हैं कि ये जो तबादले उसमें कम से कम ये जो आपने बात बहुत महत्वपूर्ण की, पहले भी आपने इसका जिक्र किया है कि पोर्टल तो साल भर खुले होना चाहिए ताकि हर महीने वो अपडेट होते रहें। अब साल में एक बार खोलते हैं तो 12 महीने का अपडेट करने के लिए अब शिक्षक को आपने लगा दिया जनगणना काम में, कभी वो इलेक्शन में लग जाता है, कभी किसी काम में लगता है। तो साल भर का जो मुझे लगता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं प्रशासन में बैठे, जरूर रमेश राठौर जी की बात को ध्यान से सुने कि अगर पोर्टल को अपडेट करने वाले पोर्टल को आप साल भर चालू रखेंगे तो फिर वो अपडेट होता रहेगा और आखिर जब तबादले का मौसम शुरू होता है तो वो एक क्लिक में पूरा अपडेट सिस्टम
सामने आ जाएगा और वो दिक्कतें नहीं आएंगी जो अभी आएंगी सामने 19 जून के बाद। जी। तो उसमें क्या, उसके बाद क्या है कि समय सीमा बहुत कम होती है। बहुत सारे लोगों को सूचना, जैसे जीएडी ने पॉलिसी जारी की, उसके बाद विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग खुद अपनी पॉलिसी जारी करता है, तो इसमें काफ़ी समय लगता है। और उसके बाद समय सीमा, उनको अप्लाई करने की समय सीमा, बहुत सारे लोगों को तो मालूम ही नहीं चल पा रहा कि हमें ट्रांसफर कब करना है, और उसका पद खाली नहीं दिखते, क्योंकि पोर्टल अपडेट नहीं है तो पद कहाँ से होंगे। पद खाली नहीं तो टीचर बड़ा असमंजस में होता है कि मैं कौन से कहाँ भरूँ, कैसे भरूँ। पोर्टल पे पद दिखाई नहीं देते, बस ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन कर दो, सारी जानकारी डीपीआई के पास होती है या लोक शिक्षण संचालय में होती है, तो वो जब उनको पद खाली होगा तो कर देंगे। कहने को ये ऑनलाइन प्रक्रिया कहलाती है, लेकिन होती पूरी तरह ऑफलाइन है। यहाँ किसी को पद की जानकारी नहीं होती है, कितने पद खाली हैं, कहाँ खाली हैं, किस तरह के खाली हैं। उसके बाद पहली प्रक्रिया प्रशासनिक होती है, उसके बाद शैक्षिक होती है। यानी जिसको अपनी मतलब पहले ऊपर क्या मतलब जो शासन है वो अपने सारे ट्रांसफर करे, तो उसके बाद यदि बचे खुचे पद बचे तो फिर स्वैच्छिक स्थानांतरण होंगे। यानी पद बचेंगे ही नहीं, तो बेचारा जो स्वैच्छिक वाला है वो ट्रांसफर कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसे बहुत सारी विसंगतियां हैं जिसको लेकर टीचरों में मतलब परेशानी होती है। और तबादले तो पूरे साल भर होना चाहिए, जैसे प्रशासनिक अधिकारियों के पूरे साल भर कभी भी किए जा सकते हैं। तो ये आवश्यकता की चीज़ है, ना कि कोई सुख सुविधा की चीज़ है। व्यक्ति अपने माता पिता के पास जाना चाहता है, किसी की शादी हो गई है, किसी का इलाज कराने जाना चाहता है, तो ये स्वैच्छिक ट्रांसफर विभागाध्यक्ष को अधिकार दे देना चाहिए कि ये विभागाध्यक्ष अपने कर्मचारियों के स्थानांतरण कर सकता है, साल भर की बजाय कभी भी कर सकता है जब उसको आवश्यकता हो। ये जो आपने बात की कि एक तो तबादले साल भर हो, और साल भर ना हो तो कम से कम साल में 2 बार तो हों, 6-6 महीने के अंतराल से हों, ताकि, और जो आपने साल भर की बात की है, मुझे लगता है कि इस बात से जो विधायक मंत्री हैं वो जरूर सहमत होंगे, बाकी आपके आईएएस अधिकारी सहमत शायद ना हो, क्योंकि साल भर की वजह है कि जिले में कई बार तबादले होते हैं, ब्लॉक में कई बार तबादले होते हैं, तो ब्लॉक के तबादले तो जो जिला शिक्षा अधिकारी वही कर सकता है, जिले के तबादले भी वही कर सकता है। तो कम से कम ये जो साल भर की स्थिति है, आपने उसको इतना ज़्यादा कठिन बना दिया है कि आदमी 1 साल तो पूरा इंतजार करता है, उसमें भी मुश्किल से हफ्ता भर मिलता है। हफ्ते भर में वो सारे काम छोड़कर पूरे प्राण इस बात पर लगाता है कि उसका पोर्टल पर आवेदन एक्सेप्ट हो जाए। फिर पोर्टल की अपनी दिक्कतें हैं, सरकारी काम है तो ऐसा तो नहीं कि टाटा काम कर रहा है तो, या दूसरी कंपनियां काम करी तो उसको सब चीज़ें उसमें हो रही हैं। सरकारी काम में कभी लाइट नहीं, कभी नेटवर्क नहीं है, कभी पोर्टल की कोई दिक्कत आ गई है, तो वो जो काम होता है ना तो वो 10 बजे शुरू होता है 11 बजे, और ना वो शाम तक 5 बजे तक चलता है। ये मुझे लगता है कि मास्टरों के तबादले से सरकार की पूरे सिस्टम की कली खुलती है कि कितनी दिक्कत जाती है ऑनलाइन तबादले के मामले में। रमेश राठौर जी बता रहे कि ऑनलाइन तो नाम की बात है, वो असल में ऑफलाइन ही होता है, क्योंकि ऑनलाइन कभी तबादले की सिस्टम को वो पूरा कर ही नहीं पाते। अगर हो भी जाता है तो फिर ऑफलाइन प्रेशर भी लगाना पड़ता है, जैक भी लगाना पड़ता है और सोर्स भी लगाना पड़ता है। रमेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, आपका संबंध गांव देहात से भी है, जो गांव के स्कूल हैं, जो गांव के संकुल हैं, वहाँ क्या स्थिति होती है? कई बार तो होता है कि स्कूल है 8वीं क्लास तक का, उसमें 3 मास्टर हैं, क्लास से 4 हैं, एक क्लास को वो सीनियर बच्चा जो होता है उसी के हवाले कर देते हैं। और कई बार ये होता है कि एक अगर बीमार है तो फिर 2 क्लासों को एक ही मास्टर पढ़ा रहा है। तो ये बहुत से अजूबे मध्य प्रदेश के शिक्षा जगत में दिखते हैं, वैसे तो देश भर में, लेकिन मध्य प्रदेश थोड़ा इसमें ज़्यादा बदनाम है। 80 साल की आज़ादी के बाद हम जो स्कूल का सिस्टम है उसको नहीं सुधार पाए। विश्वविद्यालय का सिस्टम तो और भी बर्बाद है, वहाँ तो प्रोफेसरों की बहुत कमी है, बिल्डिंगें बन गई हैं। आपकी राय, ये तबादलों का मौसम सच में तबादलों का मौसम है या फिर विपत्तियों का मौसम है, मुश्किलों का मौसम है और चिंता का मौसम है? अरविंद जी, जो ग्रामीण शिक्षा, सरकारी शिक्षा है, सरकार की प्राथमिकता में सुई की नोक के बराबर नहीं है। सरकार ध्यान ही नहीं देना चाहती इस पर। सरकार की कोशिश तो ये रहती है कि मतलब एक आध मास्टर रहे स्कूलों में जो ये जनगणना या और जो दीगर सरकारी काम आते हैं उस उनमें लगा रहे। मैंने देखा कि एक मास्टर स्कूल का सरकारी कामों में साल भर लगा रहता है, उसकी ड्यूटी पूरी। ये जो वोटर लिस्ट वाला मामला है, इसमें तो एक मास्टर पूरे साल एब्सेंट रहता है स्कूल में, इसी में लगा रहता है।
प्राथमिकता में ही नहीं है। कहीं स्कूल नहीं है, स्कूलों की हालत ये है, हमारे गांव के स्कूल की हालत थी ये थी, इसी साल बना है, इसके पहले ये थी राघवेंद्र जी की छत थी, लेकिन पूरी छत में से 1 इंच भी जगह ऐसी नहीं थी जो बरसात में पानी ना छूता हो, बैठ ही नहीं सकते थे। स्कूल है नहीं है, अगर स्कूल है तो मास्टर, अब मान लीजिए 10 मास्टर की जरूरत है और 2 मास्टर है, एक मास्टर हेड मास्टर है, उसने वो अपने एक शिक्षक की ड्यूटी ये जनगणना में और वोटर लिस्ट में और दीगर कामों में लगा दी। एक मास्टर साहब बच्चे तो वो सरकारी काम जो स्कूल के हैं उनमें लगे रहते हैं। बच्चे आते हैं, उनको मध्याह्न भोजन जो जैसा भी मिलता है वो खाया, बैठे और भगा देते। अच्छा, जहां मास्टर है, ज्यादा भी मास्टर है, वहां भी स्थिति है कि मास्टर या तो आते ही नहीं है। कहीं कहीं तो ये स्थिति है राघवेंद्र जी कि मास्टरों ने 5,000 रुपए में किसी बेरोजगार को अपनी जगह नियुक्त कर दिया, वो पढ़ा रहा है। अगर आए भी तो 12 बजे आते हैं और 2-3 बजे निकल गए। अच्छा, इसमें गांव वालों की भी वो है, लोकल के मास्टर है, स्थानीय है, तो गांव के लोग भी कोई न शिकायत करते न कुछ करते। तो स्थिति इतनी विडम्बनापूर्ण है। अब जैसे अभी इन्होंने कहा कि पोर्टल ऑनलाइन है लेकिन पूरा ऑफलाइन होता है। मैं बताऊं, अभी आपको सरकार के रवैये का बताता हूं। अभी किसानों के जो रजिस्ट्रेशन होने थे गेहूं के और ये फसलों के, तो आपको बताऊं मैं, एक मतलब काम के लिए जो स्लॉट बुकिंग होती थी वेबसाइट में, वो 2-2-3 रात भर जगना पड़ता था। किसान रात भर जगे, दिन भर जगे, 2-2-3, यानी कुल मिला के वो हुआ था ये था कि सरकार के अफसरों ने उन वेबसाइट्स में इतने बग डाल दिए थे कि वो ब्लॉक हो गई थी। तो सरकार की रणनीति थी कि हमें कम से कम गेहूं खरीदना है और इसके लिए मना करने की बजाय इस प्रक्रिया को इतना जटिल कर दो कि किसान अपना वो मंडी में बेचने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसे इनने कहा कि ये ऑनलाइन कहने की है, जबकि ऑफलाइन में ये फायदा होता है कि वहां अब किसी को करवाना है तो वो पैसे देता है। सरकार चाहती नहीं कि इस मामले में कुछ ठीक ठाक काम हो, और स्थानीय स्तर पर लोकल में अफसरों के पास या जो विधायक है वो अपना काम कर लें, अपना बिजनेस कर लें। तो स्थिति ये है कि सरकार किसी काम को गंभीरता से ले रही थी। बहुत बुरी स्थिति है शिक्षा की गांवों में। इतनी बुरी स्थिति है कि मैं बताऊं आपको, कोई भी जो व्यक्ति सीरियस है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो सरकारी स्कूलों में बच्चों को डाल नहीं रहे, वो कहीं न कहीं प्राइवेट भेज रहे हैं। तो सरकार किसी भी स्तर पर इस मामले में न ईमानदार है और न सक्रिय है और न उसकी प्राथमिकता पे है, न वो सजग है, न सचेत है, और ना सिस्टम इस पर कुछ ईमानदारी से काम करना चाहता है। आपने कहा कि जो मामला है एवजी शिक्षक का, कई बार वैसे इस मुद्दे पर बात हुई है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने खुद स्वीकार किया कि उनके अपने ज़िले में बहुत से लोग एवजी शिक्षक लगाए हुए हैं। माने वो जाते हैं, खेत में काम करते हैं, दुकान पर बैठते हैं और उसके बदले में 5,000, 4,000, 10,000 तक का कोई उन्होंने BA पास ग्रेजुएट बच्चे को, गांव के बच्चे को कह दिया कि तू पढ़ा दिया कर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। तो वो चल रहा है। ये जब शिक्षा मंत्री खुद स्वीकार कर रहा है और शिक्षा मंत्री के लेवल पर इसको गंभीरता से अगर नहीं लिया जाएगा तो फिर शिक्षा का तो बंटा ढार है। मुझे लगता है कि एक नारा चला था दिग्विजय सिंह जी के ज़माने में, बंटा ढार। तो शिक्षा की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन संदीप पाठक जी, सरकार की रुचि शिक्षा के क्षेत्र में तो है लेकिन बिल्डिंग बनाने में है। अब जो नए भवन बन रहा है वो बड़े करोड़ों की लागत से बन रहा है। एक मेरे मित्र हैं, वो कहते थे कि अस्पताल और स्कूलों को अगर आप करोड़ों की बिल्डिंग में बना भी देंगे तो ना तो बिल्डिंगें पढ़ाती हैं और ना बिल्डिंग इलाज करते हैं। अगर वहाँ डॉक्टर नहीं है तो इलाज कैसे होगा अस्पताल में, और स्कूल में अगर शिक्षक नहीं है तो कैसे पढ़ाई होगी। नीम के पेड़ के नीचे अगर क्लास लग रही है और पढ़ाने वाला शिक्षक है तो बच्चे गिरते पड़ते पास हो जाते थे और उनको 12 खड़ी, व्याकरण, इन सबका ज्ञान हो जाता था। अब करोड़ों की बिल्डिंग बन रही है, उसमें लाखों रुपए कमीशन के जा रहे हैं। सरकार की रुचि है कि बड़े भव्य मकान बना दिए हैं, उनका एलिवेशन बहुत अच्छा है, लेकिन स्कूल में के बाथरूम है तो उसमें पानी नहीं मिलेगा, लाइट है तो पंखे नहीं चलेंगे उसमें। तो ये जो दुर्गति है, मुझे लगता है कि ये बहुत चिंताजनक है। तबादले तो उसका एक छोटा सा दुर्गुण है जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, बाकी पूरे सिस्टम में दीमक लगी हुई है। आपकी राय? बिल्कुल, ये विकास का जो संदर्भ है वो शिक्षा के मामले में तो विनाश की तरफ ले जा रहा है। आप इसको स्थिति ये देखिए कि अगर तबादले की बात, विषय है तबादले का, 5 दिन की बात यदि तबादले की इन्होंने कही है, पहली बात तो ये कि प्रशासनिक स्तर पर तबादला अलग होना चाहिए। व्यक्ति की मतलब निजी मांग पर जो उसकी पारिवारिक समस्याओं के कारण अलग होना चाहिए, स्वैच्छिक तबादले अलग होने चाहिए। एक्चुअल में उसके पीछे 2 बातें और हैं।
सबसे बड़ी गहरी बात ये कि जैसे ही आप ये खोल देते हैं, मतलब वो आर्मी जैसा सिद्धांत है कि आर्मी में पूछा जाता है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं, और किसी ने दिक्कत अगर कह दी तो उसकी फिर फजीयत समझ लीजिए आप। तो उसमें तो बोलना यही है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर उसने अप्लाई किया है तो उसके पास वो मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। अभी इन्होंने एक गवर्नमेंट ने एक पहल की है कि जिला स्तर पर स्थानीय विधायकों को, प्रभारी मंत्री को, जिला भाजपा अध्यक्ष को और कुछ प्रभावशाली नेताओं की कमेटी बनाई। वो रिकमेंड करे तो उसमें मतलब अगर अमूमन अगर एवरेज से ज़्यादा लोग उसमें रिकमेंड कर देते हैं तो उसको कंसिडरेशन में ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये तो एक बात हुई, उसके बाद जो बात जिसको तबादला उद्योग की तरह कहा जाता है, फिर ये रिकमेंडेशन वहाँ कौन देख रहा है और किस स्तर पे, और क्या उस रिकमेंडेशंस को वो अधिकारी मानने के लिए बाध्य हैं, वो कितनी तरजीह दे रहे हैं। क्योंकि मंत्री के लिए आंसरेबल उसका सेक्रेटरी होता है और सेक्रेटरी पूरे विभाग को चलाता है। उसका जो नियम, उसने जो नियम डिसाइड किए हैं वही नियम चलते हैं, बाकी ये सपोर्टिंग पेपर है। लेकिन आपने कहा ना आंसरेबल, सेक्रेटरी नहीं होता आप मंत्री के लिए। अब सेक्रेटरी सारे आंसरेबल हैं तो चीफ मिनिस्टर के लिए, सीएम के लिए। बात मंत्री तो बीच की एक कड़ी है जो सिर्फ जैसे कहते हैं ना शो पीस की तरह है। बिल्कुल, व्यवहार में तो यही हो रहा है। पर अगर उसको अपन मतलब जो इनकी गाइडलाइन के तौर पे कहें कि भाई मंत्री सेक्रेटरी का एक सामंजस्य होता था और वही मिलकर विभाग को चलाते थे। बिल्कुल। अब इसमें एक और लेकुना ये आ रहा है कि जब विभाग का काम है, पूरी देखिए शिक्षा का विभाग का अपना काम करने का तरीका है, वन विभाग का अपना होगा। हम तबादला नीति बनाते हैं पूरे प्रदेश के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की। उसमें ये बात आती है कि किसी में बहुत लोग हैं, किसी में बहुत कम है। इनके तबादलों में भी अगर एक जैसा पैमाने, जैसे भी ये जनगणना के कारण रुका, तो अल्टीमेटली ये तो उनको मालूम है ना कि ये चीज़ जनगणना में जुड़ी हुई थी और इसको तो ये शुरू से ही इस विभाग को इंडिपेंडेंट अपना वो कर दें कि भाई आप आपका अपना नीति खुद बनाइए तबादले की विभागवार और करिए, और सबका कोऑर्डिनेट। चूंकि उद्देश्य ये है कि करप्शन को रोकना है और करप्शन के अंदर ही करप्शन है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि इसमें एक चीज़ और है कि आपने बहुत ठीक बात कही कि इस पूरे विभाग को इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए कि अपनी नीति, वैसे तो हर महकमा अपनी नीति बनाता है, एक तो सरकार अपनी नीति बनाती है, उसके बाद फिर विभागवार नीतियाँ बनती है। लेकिन शिक्षा विभाग की हम बात करें और स्वास्थ्य की बात करें तो रमेश जी, दरअसल शिक्षा विभाग में तबादले की नीति बनाने के लिए अधिकारी तो हों उसमें शामिल, मंत्री भी शामिल हो, विधायक भी हो, लेकिन जो कर्मचारी शिक्षक संघ के लोग हैं उनकी भी उसमें महती भूमिका होनी चाहिए। क्योंकि असली तो दिक्कतें उनको पता है, अधिकारियों को दिक्कतें नहीं पता, नेताओं को भी दिक्कत नहीं मालूम है। अगर उसमें जो शिक्षण कर्मचारी संघ के, अधिकारी संघ के अध्यक्ष हैं वो शामिल हो तो उनकी बात को ध्यान से सुने तो सरकार बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकती है। क्योंकि जिनको परेशानी है उनसे भर नहीं पूछ रहा, बाकी सबसे पूछ रहे हैं और सबसे पूछ के नीति बन रही है, और जिनके लिए वो नीति रखना उनसे पूछे नहीं जा रहा। अब इसमें देखिए कि 95% तो शिक्षक जो हैं वो इसलिए बाहर हो जाएंगे क्योंकि जो शर्तें हैं वो बड़ी खतरनाक है। अब 90% अगर ऑनलाइन हाजिरी नहीं है तो कितने सारे शिक्षक इसमें बाहर हो जाएंगे। इसके बाद वो ई अटेंडेंस का मामला नेटवर्क से प्रभावित है, नेटवर्क चलता है, अगर नेटवर्क नहीं है तो ई अटेंडेंस कैसे होगी, तो बहुत सारे उसमें परेशान हो जाएंगे। इसके बाद आप देखिए कि लगभग 70-75% शिक्षक जनगणना में जुड़े हुए, ये भी बड़ा काम है। तो फिर भैया तबादले किसके लिए हो रहे हैं? आपने नियम तो इतने बना दिए कि 2-3% तबादले हो जाए तो बड़ी बात है, समय आपने इतना कम रखा है कि उसमें संभव ही नहीं है। तो फिर चेक और जैक सब चलेंगे, पैसे भी लोग देंगे, फिर सोर्स भी लगाएंगे, ऑनलाइन का कोई मतलब ही नहीं है। लास्ट टाइम की स्थिति होगी कि पूरा सिस्टम ध्वस्त कर जाएगा, फिर लोग कागज़ लेके दौड़ेंगे, मंत्री के पीए, शिक्षण संचालक के संचालक है उनके पीए, उनको सेट करेंगे और फिर तबादले होंगे। आपकी राय? देखिए, अब आपने बिल्कुल बहुत सही अच्छी बात कही है कि जिनके लिए नियम बनाए जाते हैं उनसे कभी नहीं पूछा जाता। बाकी जितने भी लोग होते हैं एसी कमरे में बैठने वाले, जिनका व्यवहारिक ज्ञान नहीं हो किसी भी चीज़ का, उनसे जगह राय ली जाती है, उनकी राय को तवज्जो देके सारी नीतियाँ हमारे देश में बनाई जाती हैं। ये हमेशा से होता आया है। सबसे बड़ी बात है कि व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षक है, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो कर्मचारी नेता हैं, उनसे पूछ के कि आपको नीति कैसे चाहिए, सुविधा कैसी होगी, किस तरह के बनाना चाहिए, वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। और तबादलों की यदि आपने कोई कमेटी बनाई है तो उस कमेटी में उन लोगों को रखा जाना चाहिए जिससे कि वो देख सके कि वास्तविक स्थिति क्या है। लेकिन होता यह है कि ऊपर लेवल के सब लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम ही सर्वे हम ही काम करेंगे और आदेश जारी हो जाते हैं। इससे बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं। जैसे जनगणना की ड्यूटी है, अब जनगणना में आपने ड्यूटी तो लगा दी, लेकिन उसको बेचारे जनगणना में ड्यूटी, एक तो वो काम कर रहा है, देश हित में काम कर रहा है, राष्ट्र हित में काम कर रहा है, और जनगणना में आप उसको सजा भी दे रहे हैं कि उसका ट्रांसफर नहीं होगा।
जो ड्यूटी वो यहाँ कर रहा है जनगणना की, जहाँ ट्रांसफर होकर जाएगा वहाँ पे भी कर सकता है। उसमें आजकल हर बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन है, बहुत सारी चीज़ें सुविधाजनक है, लेकिन उसे ट्रांसफर सजा नहीं मिलनी चाहिए और उस सजा के रूप में ना देखा जाके सुविधा के रूप में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। दरअसल ये भी होता है कि जब बजट आता है तो बजट के पहले फिर वित्त मंत्री उद्योगपतियों से बात करते हैं कि वो इस बार के बजट में क्या चाहते हैं, समाज के लोगों से बात करते हैं कि इस बार के बजट में वो क्या चाहते हैं, और फिर जो चीज़ें आती है फीडबैक मिलता है उसके हिसाब से वो बजट में शामिल करते हैं। तबादला नीति ऐसी जिसमें जिनके तबादले होने हैं, जो इससे जूझ रहे हैं, उनसे न पूछ के सबसे पूछा जाता है और फिर उनके हित में, उनके हक में वो बनाई जाती चीज़ें जो उनके लिए सुविधा का कम बल्कि असुविधा का बायस ज़्यादा बनती है। तो मुझे लगता है कि सरकारें जो भी हैं, अभी तो नियम बन गए, लेकिन ज़रूर इस बात पर होनी चाहिए कि साल में कम से कम 2 बार तबादले शिक्षा विभाग में तो होने चाहिए कि वो खोलें, क्योंकि हर विभाग की अपनी पॉलिसी होती है। और फिर जिले के भीतर तो प्रभारी मंत्री भी कर सकता है, जिला शिक्षा अधिकारी भी संकुल से संकुल भेज सकते हैं। ये तमाम अधिकारों को ध्यानपूर्वक लागू करने की ज़रूरत है। रमेश जी, आपकी राय? जी, जिस तरह की जटिल नियम बनाया है, जटिल शर्तें लगाई है और जो कम समय दिया है, मेरा अनुभव ये कहता है कि सरकार इस मामले में सीरियस ही नहीं है। उनने ये सब कुछ इसलिए किया है कि ये कुछ करना ना पड़े। अच्छा, इसके पहले इसमें बैकग्राउंड में या बैकडोर में ये काम सब चलते हैं। अब जैसे अफसर इसमें जो विधायक है, मंत्री है, अफसर है, तो अफसर को ग्राउंड की जानकारी नहीं है, शिक्षकों की क्या समस्याएं हैं उनकी जानकारी नहीं है। वो अपने तरीके से ऊपरी स्तर पर सोचते हैं और देखते हैं, वो अपने मास्टरों को कुछ समझते ही नहीं है, उनको सीरियसली नहीं लेते। जो विधायक मंत्री है वो अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से, जब जैसे मान लीजिए कोई किसी का आवेदन पहुंचा, वो राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचते कि इनने हमें वोट दी थी कि नहीं, फला गाँव में हमें कितनी वोट मिली थी, तो उनका राजनीतिक दृष्टि से सोचने का एक वो तरीका होता है। इसमें समिति में उन लोगों को रखा जाना चाहिए जो शिक्षकों की समस्याओं को समझे, जैसे शिक्षक खुद इनके संगठन के लोग हैं। तो अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार अगर सीरियस है तो इस पूरे सिस्टम का डिजिटलाइजेशन कर दे और पूरे साल भर पोर्टल खुली रहे, फीडिंग हो उसमें हर चीज की, हर बात, छोटी से छोटी बात फीडिंग हो, तो उसमें क्या होता है कि एक क्रमबद्धता बनी रहती है और हर शिक्षक की के बारे में पूरी जानकारी रहती है। इसके बाद जब समय आता है तो उसमें वो ग्रेडेशन हो जाता है कि किसको क्या जरूरत है और कहाँ किसको क्या ट्रांसफर करना है। लेकिन ये इसलिए नहीं करते कि सरकार की इसमें प्राथमिकता में ही नहीं है और फिर उसको डील करने के उनके अपने तरीके होते हैं, सरकार के और प्रशासन के अपने तरीके होते। प्रशासन अपने तरीके से काम करना चाहता, पॉलिटिशियंस अपने तरीके से काम करना चाहता और इसमें कोई काम होते ही नहीं। बिल्कुल। असल में रमेश जी, सरकार ने सारे महकमे को जैसा वो मानती वैसी शिक्षा को भी मान लिया है, जबकि शिक्षा विभाग बहुत अलग है। सरकार को चाहिए कि वो शिक्षा विभाग को ज़्यादा महत्ता दे, ज़्यादा तवज्जो दे और शिक्षा के साथ स्वास्थ्य को भी दे। और जब तक सरकार इसको महत्व नहीं देगी तो आप देखिए पाठक जी, क्या 19 जून से 23 जून तक का समय पर्याप्त है? छोटे से बच्चे से भी अगर आप पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में अगर शिक्षकों के तबादले होने हैं तो इतना समय पर्याप्त है आवेदन करने के लिए, जबकि आपकी आवेदन करने के सिस्टम में 1000 दिक्कतें हैं। उन 1000 दिक्कतों के बीच में तो लगता है कि सरकार का जो की पॉलिसी वो बहुत गंभीर नहीं है शिक्षकों के तबादले को लेकर। इसलिए उन्होंने 19 जून से 23 जून तक का समय रखा है। इसका मतलब है कि सरकार चाहती कि तबादले ना हो, तबादले वो शुरू भी कर दे और तबादले करे भी ना। इसे कहते हैं हंस भी ले और गाल भी फुला ले। ये एक कठिन काम है लेकिन सरकार ये कर रही है इसमें। लेकिन प्रश्न ये है कि बहुत नोबल कॉज है शिक्षा देना, और शिक्षा को आपको सर्वोच्चता पर रखना पड़ेगा। अगर आप शिक्षा को बहुत नीचे रखेंगे तो फिर प्रदेश का शिक्षक ही अगर असंतुष्ट है तो वो क्या पढ़ाएगा बच्चों को? कैसे हमारी नई पीढ़ियाँ निकलेंगी? फिर तो वो गंगा जी को होशंगाबाद से निकालेगा गुस्से में। आपकी राय? बिल्कुल, ये बात सही है कि कठिन काम सरकार ही करती है, लेकिन उसको कठिन बनाती भी सरकार है। दोनों बातें हैं कि यहाँ पे आप विडंबना ये है कि कोई भार लेने के लिए तैयार नहीं है, भार साधक कोई है ही नहीं। आप ये देखिए कि अगर कोई भी चीज़ पोर्टल, पहली बात अगर भार साधक नहीं है तो ये भार साधक बनाने की जिम्मा किसका है?
नहीं, सरकार वो यही तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो खो खो का खेल चलता है कि अपनी चिट्ठी तुरंत, जैसे नोटशीट का सिस्टम मंत्रालय में चलता है कि नीचे से ऊपर तक जाती है, ऊपर से नीचे तक आती है, ये एक टाइप्ड वर्क है, मतलब जो गवर्नमेंट का चला आ रहा है सालों से। मेरा इसमें ये कहना था कि अगर कोई तबादला चाहता है, ये पहली बात तो ये दिन पर्याप्त नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि अगर इनको वास्तव में तबादले करने हैं तो आज मान लीजिए किसी ने पोर्टल पर अपलोड किया, अगले साल तक सेक्रेटरी बदल जाते हैं वहाँ के, अगले साल तक मंत्री भले ही बने रहें, लेकिन सेक्रेटरीज के ट्रांसफर एक आध साल में शिफ्ट हो जाते हैं वल्लभ भवन में, तो वो जो चेयरपर्सन होता है वो अपने हिसाब से सोचने लगता है। मेरा कहना उसको भी से सीनियरिटी दे। अगर आपने कंसीडर इस बार नहीं कर पाए, आपकी लॉक था, नई जगह थी, तो अगले साल उसको बिना कोई वाद विवाद के उसको मौका मिलना चाहिए, लेकिन अगले साल फिर जीरो से काम शुरू होगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर एक व्यक्ति तो कहाँ तक इस चीज़ के लिए सफ़र करेगा। अगर उसने आज अप्लाई कर दिया है, जैसे मकान अलॉटमेंट में संपदा का एक सिस्टम है कि भाई आप लाइन में हैं, आपको जब समय आएगा मिल जाएगा, उसमें भी सुपरसीड होते हैं, वो एक अलग विषय है। हाँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी तो हो और किसी को ये तो लगे कि हमको भरोसा है सरकार पे कि आज हमने आवेदन कर दिया है। जैसे बैंक वगैरह, अच्छा सरकार की एक बहुत बड़ी नीति आजकल सरकार के सभी जगह हो गई है, हर ऑर्गेनाइजेशन में, यूनियनों को कमजोर करो। नहीं, आप यूनियन को कमजोर करिए तो फिर आप मजबूत हो जाइए। नहीं तो वो आप सिस्टम को मजबूत नहीं कर रहा, यूनियन कमजोर कर रहे हैं, इस कोलैप्स कर रहा है ना सिस्टम। देखिए पहले क्या होता था, बैंक में यूनियन के जो अध्यक्ष और महासचिव होते थे उनकी रिकमेंडेशन पे सीजीएम भी काम करते थे। आज बैंकों में भी यूनियन कमजोर हो गई, स्टेट में भी कमजोर हो गई। आज ये कहते हैं, मैंने सुना है अधिकारियों को बोलते हुए, आप क्या है, बोले आपने कहा साहब मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष हूँ। भाई आप बने, आपके 10 लोग बने ना, आप शांति रखिए। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि शांति तो वो रख लेंगे, लेकिन सिस्टम को अगर आप ठीक से नहीं चलाएंगे तो आपके ऊपर अशांति का ठीकरा कौन फोड़ेगा? फिर आपके या तो सर फूटेंगे या आपकी आलोचना होगी और भुगतना पड़ेगा सरकार को, जो 5 साल बाद वोट मांगने जाती है। तो सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। शिक्षा विभाग को प्राथमिकता से सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। इसको काम चलाओ मामला नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक, मैं नहीं कहता कि बाकी लोग काम नहीं करते, शिक्षक भी बहुत काम करते हैं। मैं ध्यान रखने बीच में कह रहा हूँ, जिन शिक्षकों के पढ़ाने से बच्चे आईएएस आईपीएस और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करते हैं, वही शिक्षक उनके चैम्बर में नहीं घुस पाते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ट्रांसफर की उम्मीद में नियमों की जो दीवार खड़ी है वो थोड़ी सी मुलायम हो और दीवार को हटाकर तबादले हो सके, नहीं तो शिक्षक असंतुष्ट रहेगा, तो फिर जो विद्यार्थी हैं वो पास कैसे होंगे या वो कैसे विद्वान बनेंगे। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर ध्यान देगी। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। रमेश जी आपका बहुत साधुवाद, पाठक जी आपका धन्यवाद और रमेश सिंह जी आपका भी धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बंदे निवासात और देखते रहिए IND 24।